सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय के दूसरे लेसन की। सेकंड लेसन में अपने 4 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। आज 5वें वीडियो में देखो, लास्ट जो चौथे वीडियो में अपन ने जो चर्चा की थी उसमें राजस्थान के राजपूत राजाओं के बारे में अपनी चर्चा स्टार्ट हो चुकी थी। राव शेखा के बारे में चर्चा कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में हमीरदेव चौहान के बारे में चर्चा कंप्लीट हो गई थी। आज के वीडियो में राजस्थान का जो सबसे महान राजा जो इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा उसका नाम है महाराणा प्रताप। अब देखो, महाराणा प्रताप के बारे में अपने जो एक बड़ा प्रश्न बनता है ना, वो बनता है हल्दीघाटी के युद्ध को लेकर। तो सबसे पहले तो अपन महाराणा प्रताप के बारे में संक्षिप्त का इसका जीवन परिचय देख लेते हैं। देखो, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कब? 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग को अपन देखें तो कुंभलगढ़ दुर्ग के जस्ट ऊपर एक छोटा दुर्ग और बना हुआ है, उस दुर्ग का नाम है कटारगढ़। और इस कटारगढ़ दुर्ग में एक महल है, इस महल का नाम है क्या? बादल महल। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता बाई था। जो इनके पिता थे उदय सिंह, उनकी फरवरी 1572 में 28 फरवरी 1572 के दिन उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जिस दिन उदय सिंह की मृत्यु हुई थी उसी दिन महाराणा प्रताप का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। मतलब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को। इस दिन होली का दिन था। होली के दिन गोगुंदा में एक बावड़ी पड़ती है, गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। गोगुंदा में महादेव बावड़ी के तट पर इनका क्या हो गया? राज्याभिषेक हो गया। ये तो है महाराणा प्रताप का सामान्य परिचय। यहाँ से अपने को कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि हल्दीघाटी का युद्ध ही महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध युद्ध रहा था। इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के अपना जो टॉपिक है उसमें मेन हेडिंग है हल्दीघाटी का युद्ध। अब सुनते जाना। ये तो क्वेश्चन के रूप में हो गया, महाराणा प्रताप क्वेश्चन आ जाए चाहे हल्दीघाटी का युद्ध प्रश्न के रूप में आ जाए। इस समय मुगल बादशाह था कौन? अकबर। मुगल शासक कह दो चाहे मुगल बादशाह कह दो, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए प्रताप के पास 4 दूत भेजे। अब समझना क्या मतलब हुआ इसका। जो महाराणा प्रताप तो मेवाड़ का शासक था ही। उस समय मुगल बादशाह अकबर भारत का या दिल्ली का शासक हुआ करता था। अकबर ये चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार करे। इसके लिए अकबर ने 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 4 बार दूत भेजे। अपन यहाँ लिख लेते हैं, 4 बार दूत भेजे। हर बार पहला दूत आया, पहले दूत ने महाराणा प्रताप से कहा कि भाई आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो। महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। दूसरी बार भी भेजा, फिर मना कर दिया। तीसरी बार मना कर दिया। चौथी बार मना कर दिया। लेकिन जो 4 दूत भेजे उनका आपको नाम ध्यान रखना है। सबसे पहला जो आया था वो था जलाल खां, और ये आया था 1572 में। मतलब 1572 में महाराणा प्रताप राजा बना। अकबर ने भेज दिया महाराणा प्रताप के पास कि जाके बोल दे भाई मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। फिर दूसरे नंबर पे आया था कौन? मान सिंह। ये आया था कब? 1573 में। फिर आया था कौन? भगवंत दास। भगवंत दास भी कब आया था? 1573 में। और फिर चौथे नंबर पे आया था कौन? टोडरमल। टोडरमल भी कब आया था? 1573 में। अगर महीना याद रखो, याद रखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, याद रह जाए तो लिख देना एग्जाम में। ये तो था नवंबर 1572।
ये था जून 1573, फिर अक्टूबर 1573 और फिर दिसंबर 1573। मतलब 4 दूत भेजे, लास्ट में लिख देना, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अधीनता स्वीकार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। क्योंकि महाराणा प्रताप एक काफ़ी वीर शासक था, उसने साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। जब अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया तो अब एक युद्ध होगा, उस युद्ध का नाम क्या होगा? हल्दीघाटी का युद्ध। आपसे हल्दीघाटी का युद्ध पूछा जाए तो डायरेक्ट युद्ध स्टार्ट मत करना, पहले ये 4 दूत लिखना और उसके बाद युद्ध स्टार्ट करना। अब इसके बाद में देखना आगे क्या होता है। अब क्या है कि ये कहानी के रूप में चलेगा तो सारी कहानी लिखना बोर्ड पे पॉसिबल भी नहीं होगा। मैं आपको आराम से धीरे धीरे ये कहानी बताता जाता हूँ, आप सुनते जाना और सुन सुन के ही अपने नोट्स में आप इसको लिख लेना। एक बार पहले सुन लेना और फिर दूसरी बार देखो तो उसको लिख लेना। अब देखो क्या होता है, इधर तो अकबर तैयार हो गया युद्ध के लिए, इधर कौन हो गया? महाराणा प्रताप युद्ध के लिए तैयार हो गया। अकबर ने जो युद्ध की योजना बनाई, वो योजना बनाई कौन से दुर्ग में? अजमेर दुर्ग में। अजमेर दुर्ग भी कह सकते हैं और इसे मैगजीन दुर्ग भी कह सकते हैं। आप अजमेर दुर्ग सिंपल है, एकदम याद रख लेना। अकबर ने युद्ध की योजना कहाँ बनाई? अजमेर दुर्ग में। फिर अकबर ने प्रधान सेनापति, अपना जो युद्ध के लिए जो अकबर ने मुख्य सेनापति या प्रधान सेनापति किसे बनाया? मानसिंह को बनाया। समझ गए बात? और इस मानसिंह की सहायता के लिए सहायक सेनापति किसे बनाया? आसफ खां को बनाया। ये कुछ नाम ध्यान रखने आपको। अकबर ने युद्ध की योजना बना ली अजमेर दुर्ग में, प्रधान सेनापति बनाया मानसिंह को और इसकी सहायता के लिए एक सहायक सेनापति बना दिया, किसको? आसफ खां को। अब उसके बाद में सेना तैयार होगी, सेनापति बन गए। यहां से ये सेना रवाना होती है। राजस्थान के मैप में अपन देखें तो अजमेर के जस्ट नीचे आता है, ये जैसे अजमेर, अजमेर के जस्ट नीचे आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक दुर्ग पड़ता है, उस दुर्ग का नाम है मांडलगढ़ दुर्ग। यह सेना 21 दिन तक कहाँ रुकी? मांडलगढ़ दुर्ग में। अभी महाराणा प्रताप के पास पहुंचेगी ये सेना, लेकिन पहुंचने से पहले रास्ते में क्या क्या होता है वो भी तो देखे अपन। कहाँ पहुंची? मांडलगढ़ दुर्ग रुकी। यह सेना 21 दिन तक मांडलगढ़ दुर्ग रुकी और यहाँ इस सेना को पहाड़ों में लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। पहाड़ों में लड़ने का प्रशिक्षण दिया गया। अब समझना इसका मतलब, देखो अकबर की सेना जो थी ना, वो समतल भाग में तो युद्ध लड़ने में एक्सपर्ट थी, तो बारूद वगैरह और वो सारे हथियार थे अकबर के पास। लेकिन जो युद्ध होने जा रहा था वो किसके विरुद्ध था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध था। और महाराणा प्रताप का जीवन अधिकांशतः कहाँ व्यतीत हुआ था? पहाड़ों में व्यतीत हुआ था। अब महाराणा प्रताप से युद्ध होगा तो अकबर की सेना को युद्ध कहाँ करना पड़ेगा? पहाड़ों में करना पड़ेगा। तो पहाड़ों में युद्ध करने के लिए अकबर की सेना को 21 दिन तक मांडलगढ़ दुर्ग में कह दिया गया, प्रशिक्षण दिया गया। ये इतना तो हो गया अकबर का। अब आगे और सुनना। इसके बाद अकबर की सेना, मतलब यह सेना कौन से गांव पहुंची? मोलेला गांव पहुंची। कौन से गांव आ गई? मोलेला गांव आ गई। यहां तक तो ये देखना अपन को। अब महाराणा प्रताप की तरफ देखना। महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना बनाई, क्योंकि प्रताप को भी पता था कि भाई अकबर की सेना आ रही है अपने से युद्ध करने, तो महाराणा प्रताप को भी योजना तो बनानी थी। महाराणा प्रताप था कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में युद्ध की क्या बनाई? योजना बनाई। यहां से फिर ये आ गया कौन से गांव?
सेना लेकर कौन से गांव आ गया? लोसिंग गांव आ गया। अब समझना, एक तरफ तो अकबर की सेना आते आते कौन से गांव आ गई? मोलेला गांव। एक तरफ महाराणा प्रताप की सेना कौन से गांव आ गई? लोसिंग गांव। एक तरफ मोलेला गांव, दूसरी तरफ लोसिंग गांव। इन दोनों गांवों के बीच में एक जगह पड़ती है, उस जगह को ही कहते हैं हल्दी घाटी। और जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी में हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम क्या पड़ा? हल्दी घाटी का युद्ध। ये लोसिंग गांव, ये मोलेला गांव, और दोनों के बीच में मैदान हल्दी घाटी का मैदान। अब यहां से इतना तो आप पैराग्राफ के रूप में लिख दोगे, आराम से लिख देना है, समझ जाओगे, मुझे पता है। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप इसके नोट से बना लेना। कंप्लीट यहां तक। अब उसके बाद में अब तो युद्ध प्रारंभ होगा, क्योंकि दोनों की योजना बन गई, दोनों की सेना आमने सामने आ गई और दोनों की सेना हल्दी घाटी मैदान के दोनों तरफ खड़ी हुई है। अब फिर अपन पहला पॉइंट डालेंगे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में, मैदान कौन सा था? हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। अब सुनना क्या होता है। प्रातः सुबह 8 जैसे ही बजते हैं, रणबेरी बजती है, मतलब ऐसे नहीं कि आते ही टूट पड़ो। पहले दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है, फिर बाकायदा उनका एक तरीका होता था युद्ध लड़ने का। शंख बजाया जाता था प्रातःकाल 8 बजे। जैसे ही शंख बजाया गया वैसे ही दोनों सेनाओं के बीच युद्ध क्या हुआ? स्टार्ट हो गया। अब महाराणा प्रताप की तरफ से जो आगे वाली जो टुकड़ी थी सेना की, उसका नेतृत्व कर रहा था हाकिम खां सूर। क्या नाम था उस व्यक्ति का? हाकिम खां सूर। हाकिम खां सूर एक मुस्लिम होते हुए भी किसकी तरफ शामिल था? महाराणा प्रताप की तरफ शामिल था। हाकिम खां सूर के नेतृत्व में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना पर इतना जबरदस्त तरीके से प्रहार किया कि शुरुआत में ही अकबर की सेना में खलबली मच गई और सैनिक इधर उधर भागने लगे। एक इतिहासकार था अकबर के दरबार में, उस इतिहासकार का नाम था बदायूनी। बदायूनी ये सोच रहा था कि अपन युद्ध देखेंगे और उस युद्ध के बारे में अपन अपनी किताब में लिखेंगे, लेकिन बदायूनी तो युद्ध देखना भूल गया और बदायूनी भी वहां से भाग खड़ा हुआ। अब उसके बाद में क्या होता है, जब अकबर की सेना में खलबली मची हुई थी तभी अकबर का एक सैनिक था जिसका नाम था मेहतर खां। उस मेहतर खां ने झूठी अफवाह क्या फैला दी कि अकबर आ गया, बादशाह अकबर खुद सेना लेकर आ रहा है। जब अकबर के सैनिकों को इस बात का एहसास हुआ कि अकबर खुद सेना लेकर आ रहा है, तो उसके बाद में अकबर के सैनिकों में जोश आता है और वो वापस युद्ध के लिए क्या होते हैं? तैयार होते हैं। ये घटना आप लिखोगे पहला पॉइंट डाल के। अब सुनना लिखना क्या क्या है, ये तो मैंने आपको एक कहानी के रूप में बता दिया। पहले पॉइंट में लिखोगे 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रताप की सेना की आगे वाली टुकड़ी का नेतृत्व हाकिम खां सूर कर रहा था। प्रताप की सेना की आगे वाली टुकड़ी का नेतृत्व हाकिम खां सूर कर रहा था। हाकिम खां सूर के नेतृत्व में मुगल सेना पर प्रारंभिक आक्रमण इतना जोरदार तरीके से किया गया कि मुगल सेना में खलबली मच गई, मुगल सेना इधर उधर भागने लगी। तभी एक मुगल सैनिक मेहतर खां ने, उसका नाम बोर्ड पे लिख देता हूं, क्या नाम था? मेहतर खां। मेहतर खां ने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ रहा है। इसके बाद मुगल सैनिकों में वापस जोश आता है और वापस मुगल सेना युद्ध के लिए तैयार होती है। पहला पैराग्राफ अपना कंप्लीट, समझ गए? अब दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? अब देखो, वापस मुगल सेना युद्ध के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन थके हुए तो थे। इधर प्रताप की सेना भी थक चुकी थी और उधर मुगल सैनिक भी थक चुके थे। प्रताप की सेना के पास भी 2 प्रमुख हाथी थे और मुगल सेना के पास भी 2 हाथी थे। तो दोनों तरफ की सेनाओं ने दोनों हाथी छोड़े एक दूसरे की तरफ। अब जो दूसरे पैराग्राफ में लिखना है वो होगा हाथियों का युद्ध।
मुगल सेना लिख देता हूँ अब इस सेना को। मुगल सेना मतलब अकबर की सेना, और इधर किसकी, प्रताप की सेना। मुगल सेना के पास 2 हाथी थे, एक का नाम था गजराज और दूसरे का नाम था गजमुक्ता। गजमुक्ता कह दो चाहे गजमुख कह दो। प्रताप की सेना के पास 2 हाथी थे, एक का नाम था लूणा, दूसरे का नाम था राम प्रसाद। ये अपनी जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की किताब में लूणा की जगह लिखा हुआ है पूना। ठीक तो देखो वैसे लूणा ही है, तो आप तो लूणा याद रख लेना इसको। दोनों तरफ के सेनाओं ने अपने अपने हाथी छोड़ दिए मैदान में। हाथियों के बीच युद्ध होता है, लेकिन होता है क्या है कि भाई अकबर की सेना के पास तो बंदूक वगैरह तोप वगैरह वो भी तो थे ना। बंदूक से लूणा को तो मार दिया गया और राम प्रसाद को जिंदा पकड़ लिया गया। फिर इस राम प्रसाद को भिजवा दिया जाता है। राम प्रसाद हाथी को किसके पास भिजवाया जाता है, अकबर के पास भिजवा दिया जाता है। अकबर को यह हाथी काफी पसंद आता है और अकबर इस हाथी को रख लेता है और इसका नाम बदल कर क्या कर देता है, पीर प्रसाद। देखो राम तो हिंदू धर्म में पूजनीय है और पीर इस्लाम धर्म में, पीर कहते हैं इस्लाम धर्म में गुरु को, तो राम की जगह क्या कर दिया उसने अकबर ने, पीर। ये सेकंड पैराग्राफ में। अब सुनना सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना आपको, मतलब दूसरा पॉइंट डालोगे आप कॉपी में, लिखोगे क्या, अब सुनना। इसके बाद हाथियों की लड़ाई प्रारंभ होती है। मुगल सेना के पास गजराज और गजमुक्ता नाम के 2 हाथी थे। प्रताप की सेना के पास लूणा और रामप्रसाद नाम के 2 हाथी थे। लेकिन मुगल सेना ने बंदूक से लूणा की तो हत्या कर दी और रामप्रसाद को जिंदा पकड़ लिया। इसके बाद रामप्रसाद को अकबर के पास भिजवा दिया जाता है। अकबर रामप्रसाद हाथी का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर देता है। ये दूसरे पैराग्राफ में लिखोगे, मतलब दूसरा पॉइंट डाल के लिखोगे। अब तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है वो देखते हैं अपन। अब देखो तो क्या होता आगे जाके, दोनों सेनाएं वापस आमने सामने। इधर तो मानसिंह बैठा था, किस पर बैठा था, मानसिंह तो बैठा था, एक हाथी था, उस हाथी का क्या नाम था, मर्दाना हाथी। और प्रताप बैठा था घोड़े पर। आपको सबको पता होगा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। प्रताप बैठा था चेतक घोड़े पर। प्रताप की नजर पड़ती है किस पर, मान सिंह पर, कि हाँ भाई मान सिंह खड़ा है मुगल सेना के बीचों बीच। प्रताप मुगल सेना को चीरते हुए मान सिंह के पास पहुंचता है और अपने घोड़े को इशारा करता है। घोड़ा जैसे ही ऊपर उड़ता है, महाराणा प्रताप अपने भाले से जोरदार प्रहार करता है किस पर, मान सिंह पर। लेकिन मान सिंह की किस्मत अच्छी थी कि मान सिंह तो हाथी के होदे में छिप गया, मतलब वो हाथी के ऊपर आता है ना चारों तरफ बैठने के लिए, उसमें छिप गया। लेकिन जो मान सिंह का अंगरक्षक था उसके बाला लगा, अंगरक्षक मारा गया, लेकिन मान सिंह बच गया। अब देखो महाराणा प्रताप एकदम कहां पहुंच गया था, मुगल सेना के बीचों बीच। अब मुगल सेना से गिर चुका था कौन, महाराणा प्रताप। तभी महाराणा प्रताप का एक सैनिक था, एक सरदार था। उस सरदार का नाम था क्या, बाद में लिख देंगे बोर्ड पे। उस सरदार का नाम था झाला मन्ना, या उसी का नाम था झाला बीदा। झाला मन्ना या झाला बीदा प्रताप के पास आकर कहता है कि प्रताप स्वामी, आपकी मेवाड़ को जरूरत है, आप निकल जाइए, आप अपना मुकुट मुझे दे दीजिए, ताकि मुगल सेना को ये लगे कि हाँ भाई जिसने मुकुट धारण कर रखा है वही प्रताप है। आप यहाँ से निकल जाइए, मैं आपके लिए मरने को तैयार हूँ। प्रताप को भी लगा कि हाँ भाई मेवाड़ को अपनी जरूरत है, क्योंकि देखो राजा के पीछे ही सारी प्रजा होती है। मुकुट धारण कर लिया किसने, झाला मन्ना ने, और प्रताप वहां से युद्ध भूमि से निकल गया और झाला मन्ना शहीद हो जाता है। यह आपको लिखना है तीसरे पैराग्राफ में। अब सुनना दोबारा लिखना क्या क्या है। मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठा था तथा प्रताप चेतक घोड़े पर बैठा था। प्रताप की नजर जैसे ही मानसिंह पर पड़ी, प्रताप मुगल सेना को चीरता हुआ मानसिंह पर के पास पहुंचा और भाले से जोरदार प्रहार किया, लेकिन मानसिंह बच गया। इसके बाद प्रताप मुगल सेना से गिर जाता है। तभी प्रताप का एक सरदार
झालामन्ना। सरदार का क्या नाम था? झालामन्ना या झालाबीदा, जो आपको नाम याद रहे वो लिख देना। हाँ सुनना, तभी प्रताप का एक सरदार झालामन्ना प्रताप से कहता है कि स्वामी आपकी मेवाड़ को जरूरत है, आप ये मुकुट मुझे दीजिए। तो प्रताप का मुकुट धारण कर लिया किसने? झालामन्ना ने, और मरकर शहीद हो गया और प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाल दिया। यह आपको तीसरे पैराग्राफ में लिखना है। अब तो तीसरे पॉइंट में, चौथा पॉइंट सुनना। प्रताप लगभग घायल अवस्था में था। प्रताप युद्ध भूमि से बाहर जाता है, चेतक भी उसका घायल हो चुका होता है। महाराणा प्रताप और उसका घोड़ा चेतक दोनों घायल अवस्था में थे, और जैसे युद्ध भूमि को पार करने के बाद एक नाला आता है, और बलीचा एक जगह है, बलीचा नामक स्थान पर नाला पार कर रहा था कौन? घोड़ा। तभी उस नाले में घोड़े के पांव फंस जाते हैं और वही घोड़े की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और वही घोड़े की क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है। अब सुनना चौथे पॉइंट में क्या क्या लिखोगे। प्रताप और उसका घोड़ा चेतक दोनों घायल हो चुके थे। प्रताप अपने घोड़े को लेकर युद्ध भूमि से बाहर निकलता है। बलीचा नामक स्थान पर, जगह का ध्यान रखोगे, कौन सी जगह? बलीचा नामक स्थान पर चेतक घोड़ा एक नाले को पार कर रहा था। तभी चेतक का पांव उस नाले में फंस जाता है और वहीं पर चेतक की मृत्यु हो जाती है। वहीं चेतक की समाधि बनी हुई है। इसी में ये भी लिख देना, ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप ऐसा वीर था जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे, लेकिन जब चेतक की मृत्यु हुई तब महाराणा प्रताप खुद क्या करे? रोने लग गए। यह आपको चौथे पॉइंट में लिखना है। अब पांचवा पॉइंट डाल के लिखोगे क्या? परिणाम। युद्ध लगभग कंप्लीट हो गया है। 4 बिंदु तो आपने डाल लिए, 5वें बिंदु में युद्ध का परिणाम लिखोगे आप। अब आप खुद बताना कि भाई युद्ध का क्या परिणाम हुआ है। आगे कुछ मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो अपनी किताब में नहीं दे रखी, लेकिन आप खुद अनुमान लगाना कि भाई युद्ध का परिणाम क्या रहा होगा। आगे की जो घटना है वैसे मैं आपको थोड़ी सुना देता हूं। महाराणा प्रताप घायल अवस्था में था। एक कोलियारी गांव पड़ता है, वहां महाराणा प्रताप इलाज करवाने के लिए चला जाता है। पीछे से मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच युद्ध चलता रहता है। दोनों की सेना इतनी ज़्यादा थक चुकी होती है कि मुगल सेना हल्दीघाटी के मैदान को छोड़कर चली जाती है। कहाँ? गोगुंदा में। याद करो जहां महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। जैसे ही मुगल सेना गोगुंदा में चली जाती है, महाराणा प्रताप ने गोगुंदा के चारों ओर से जाने वाले रास्ते क्या करवा दिए? बंद करवा दिए, कि बाहर से कोई खाने की सामग्री मुगल सेना तक नहीं पहुंच पाए। अब मुगल सेना के खाने के इतने लाले पड़ गए वहां कि ऐसा माना जाता है कि मुगल सेना ने अपने खुद के घोड़ों को और खुद के ऊंटों को ही काट काट कर खाना प्रारंभ कर दिया। मेवाड़ क्षेत्र में क्या था कि एक कच्ची कैरी लगा करती है, कच्ची कैरियों को खा खा कर परेशान हो गए। अधिकांश मुगल सैनिक धीरे धीरे वहां से भागने लग गए। अब युद्ध देखो लास्ट में आके ऐसे ही गड़बड़ हुआ था। ये युद्ध मुगल सेना गोगुंदा में परेशान हो आके भग गई। अब आप खुद बताओ इस युद्ध में किसकी जीत मानोगे आप? बेसिक है, आपको बताना पड़ेगा किसकी जीत? महाराणा प्रताप की जीत। देखो बहुत से इतिहासकार इसमें अकबर की जीत भी बताते हैं। कुछ इतिहासकार हैं जो अकबर का पक्ष लेते हैं, लेकिन अपने को तो साफ शब्दों में लिखना है एग्जाम में किसकी जीत हुई थी? महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। उसके कारण में अब देखो आपको लिखना क्या है, इसमें आप परिणाम में लिख देना। अकबर का उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार करे, लेकिन अकबर अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। ना ही महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ पाया, ना ही उससे अधीनता स्वीकार करवा पाया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। और इसी के साथ आप हल्दीघाटी युद्ध बंद कर देना। समझ गए बात? ये था महाराणा प्रताप और हल्दीघाटी का युद्ध। इसके बाद की भी देखो कुछ घटनाएं, बाद में भी अकबर ने काफ़ी प्रयास किए थे। दिवेर का भी एक युद्ध होता है, उसमें भी अकबर की हार होती है।
अकबर का एक सैनिक था सुल्तान का, उसने वो दिवेर का युद्ध लड़ा था और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ा था उसके बेटे अमर सिंह ने अकबर की सेना को उसमें भी पराजित किया था। धीरे धीरे प्रताप वापस अपनी पावर हासिल कर लेता है और 1597 ईस्वी में उसका एक धनुष था, उस धनुष की पतंजे जिसे बोलते हैं, वो बाण वाला छड़ाने को वो छड़ा रहा था, तभी 54 में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसमें आपको जो हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में बताया ना, वो ही उल्लेख करना आपको। और कहाँ से स्टार्ट करोगे, 4 दूत जो भेजे ना, वहां से स्टार्ट करते करते लास्ट 5वां पॉइंट लिखोगे आप परिणाम को लेकर। समझ गए बात। अब महाराणा प्रताप के बाद में अपने पुस्तक में बता रखा है किसके बारे में, चंद्रसेन के बारे में। चंद्रसेन मारवाड़ का शासक था। एक बार सुनते जाना, फिर मैं बताऊंगा आपको कि भाई चंद्रसेन के बारे में आपसे क्या पूछा जा सकता है 10वीं क्लास में। महाराणा प्रताप के बारे में तो बता दिया, हल्दीघाटी का युद्ध बनता है कितने नंबर का, 4 नंबर का। चंद्रसेन के बारे में सुनना, मारवाड़ के शासक मालदेव का नाम तो सुना ही होगा आपने। याद करो, शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था मालदेव पर। मालदेव के 2 सेनापति जेता और कुपा उसमें लड़ते हुए मारे गए थे। फिर शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इसी मालदेव के साथ युद्ध हुआ था। मालदेव तो थे चंद्रसेन के क्या, पिता। और चंद्रसेन की माता कौन थी, स्वरूपदे। अब इनके 3 औलाद थी, किसके, मालदेव के कह दो चाहे स्वरूपदे के कह दो, दोनों की थी औलाद। तो भाई पति पत्नी थे दोनों। बड़ा बेटा तो था कौन इनका, राम सिंह। उससे छोटा बेटा था कौन, उदय सिंह। और उससे छोटा बेटा था कौन, चंद्रसेन। ये 3 औलाद थी किसकी, मालदेव की और स्वरूपदे की। अब राम सिंह, उदय सिंह, चंद्रसेन मानते हैं कि तीनों योग्य थे, लेकिन इनमें सबसे योग्यवान और सबसे गुणवान कौन था, चंद्रसेन था। इसलिए स्वरूपदे ने अपने पति मालदेव से कह दिया था कि भाई आपके बाद मारवाड़ का अगला शासक कौन बनना चाहिए, चंद्रसेन बनना चाहिए। अपनी पत्नी स्वरूपदे की बात मानते हुए मालदेव ने घोषणा कर दी कि मेरी मृत्यु के बाद मारवाड़ का अगला शासक कौन होगा, चंद्रसेन होगा। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद शासक बना कौन है, चंद्रसेन। अब चंद्रसेन शासक बन गया। राम सिंह और उदय सिंह के जलन हुई कि यार छोटा होते हुए भी मारवाड़ का ये शासक बन गया, तो इन दोनों भाइयों के बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए उदय सिंह ने आक्रमण किया किस पर, चंद्रसेन पर। दोनों के बीच मई 1564 में एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम क्या था, लोहावट का युद्ध। इस लोहावट के युद्ध में जो वीर होगा उसकी जीत होगी। जीत हुई किसकी, चंद्रसेन की। उदय सिंह की क्या हो गई, हार हो गई। अब राम सिंह ने सोचा कि यार अपन किसकी सहायता लें, तो राम सिंह कहाँ पहुंच गया, अकबर के पास। अकबर से कहा कि देखो बात ऐसी है, मैं सबसे बड़ा हूं तो शासक तो मैं ही तो बनना चाहूँ ना, तो आप मेरी हेल्प करो और मुझे राजा बनाओ। अकबर तो खुद ही ये चाहता था कि कैसे भी करके राजपूत राजा अपने पास आए और अपनी अधीनता स्वीकार करें। इसलिए अकबर ने राम सिंह के साथ मिलकर एक सेना भेजी और उस सेना ने, अकबर ने आक्रमण करवा दिया किस पर, चंद्रसेन पर। चंद्रसेन पर आक्रमण करवा दिया किसके नेतृत्व में, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, सॉरी, ये लोहावट का युद्ध न होकर यह आक्रमण हुआ था मई 1564 में। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में चंद्रसेन पे जैसे आक्रमण होता है, चंद्रसेन इस मारवाड़ को मतलब अपने राज्य को छोड़कर चला जाता है कहाँ, बादरा जून की पहाड़ियों में। बादरा जून की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, जालोर में। इन पहाड़ियों में चंद्रसेन चला जाता है, वहीं पे रहने लग जाता है। क्या करे बेचारा, जब अकबर सारे इतने बड़े सैनिक मिल गए तो एक छोटी सी रियासत का अकेला राजा क्या कर सकता है। अब क्या होता है, 1570 में अकबर एक दरबार लगाता है कहाँ पे, नागौर में। 1570 के नागौर दरबार में ये तीनों उपस्थित होते हैं। राम सिंह भी आता है, उदय सिंह भी आता है, चंद्रसेन भी आ जाता है अकबर के दरबार में कि चलो मिलके तो आए, अकबर का मकसद क्या है, क्यों अपने पीछे पड़ा है। वहां आके चंद्रसेन को पता चला कि ये अकबर तो निकम्मा अपने बड़े भाइयों का साथ दे रहा है,
तो नाराज होकर चंद्रसेन वापस वहां से अकबर के नागौर दरबार से लौटकर वापस कहाँ जाता है, बादराजून की पहाड़ियों में आ जाता है। जब अकबर को पता चलता है कि हाँ भाई चंद्रसेन वापस अपने से नाराज होकर, अपने से खिलाफ होकर वापस कहाँ चला गया, बादराजून की पहाड़ियों में चला गया। अब अकबर इसका पीछा करवाता है, किसका, चंद्रसेन का। सेना कहाँ भेजता है, बादराजून की पहाड़ियों में। बादराजून की पहाड़ियों को छोड़कर चंद्रसेन अब कहां चला जाता है, सोजत। कुछ दिन सोजत रहता है। जब अकबर सोजत में भी सेना, सोजत पाली में पड़ता है, सोजत में भी जब अकबर अपनी सेना भेजता है तो चंद्रसेन सोजत को छोड़कर कहाँ चला जाता है, सिवाना चला जाता है। सिवाना पड़ता है बाड़मेर में। जब अकबर सिवाना में भी सेना भेज देता है तो चंद्रसेन सिवाना को छोड़कर चला जाता है सचियाप नामक स्थान पर। सचियाप एक जगह पड़ती है पाली में, और पाली में सारण की जो पहाड़ियां हैं, उन सारण की पहाड़ियों में एक गांव पड़ता है सचियाप गांव। यहाँ चला जाता है, यहीं पे इस वीर पुरुष चंद्रसेन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे, सचियाप नामक स्थान पर। पाली में पड़ता है सचियाप नामक स्थान। आज भी अपन वहां जाके देखें तो राव चंद्रसेन की मूर्ति लगी हुई है, कहाँ पे, सचियाप में। घोड़े पर तो राव चंद्रसेन बैठा है, उसके सामने 5 स्त्रियों की मूर्ति और बना रखी है। इसका मतलब चंद्रसेन की तो घोड़े पर बैठी हुई की मूर्ति है, और सामने 5 स्त्रियों की मूर्ति होने का मतलब है उसकी 5 रानियों की क्या है, मूर्ति है। अब देखो ये सारा वर्णन अपनी 10वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब में दे रखा है, इसलिए मैंने आपको एक रूपरेखा बता दी है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में फाइनल मान के चलो कि इनमें से कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अब डायरेक्ट ऐसे छोड़ना भी ठीक नहीं होता, इसलिए देखो कुछ ज्ञान की बातें जो अपनी किताब में दे रखी हैं, इसलिए एक बार याद तो कर लेना, आप सुन तो लेना बढ़िया तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें से क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा। और वो क्वेश्चन ही बना के लिख देता हूं मैं चंद्रसेन के बारे में। ये सन भी याद मत रखना चंद्रसेन की। चंद्रसेन की उपाधि मतलब उसे किस किस नामों से जाना जाता है, वो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चंद्रसेन को क्या क्या कहा जाता है, एक तो कहा जाता है क्या, मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने अकबर का सामना किया था, अकबर की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसी तरीके से चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। दोनों में अंतर इतना सा था कि महाराणा प्रताप के पास तो एक सुसंगठित और बड़ी सेना थी, जबकि बेचारे चंद्रसेन के पास सेना नहीं थी, क्योंकि उसके 2 भाई उसके खिलाफ हो चुके थे ना, तो उसके पास तो थोड़ी सी सेना बची थी। बस फर्क इतना सा था कि भाई चंद्रसेन डायरेक्ट अकबर के साथ युद्ध नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी चंद्रसेन ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। अगर चंद्रसेन चाहता तो अकबर की अधीनता स्वीकार करता, आराम से ऐसो आराम की तरीके से राजा बन के रहता, लेकिन उसने युद्ध लड़ना मंजूर किया, उसने दर दर की ठोकरें खाना मंजूर किया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यही कारण है कि चंद्रसेन को कहा जाता है क्या, मारवाड़ का प्रताप। इतना होने के बाद भी आज प्रताप को हर कोई जानता है, लेकिन चंद्रसेन का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। शायद आप लोगों ने भी प्रताप का, महाराणा प्रताप का नाम सुन रखा होगा, और चंद्रसेन का नाम आज पहली बार सुना होगा। तो इसको दुनिया भुला चुकी है, इसलिए इसे कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। भूला बिसरा को ही कहते हैं पण विस्मृत, तो इसी की एक उपाधि है मारवाड़ का विस्मृत नायक। ये 3 इसकी उपाधियां या अन्य नाम याद रखने आपको, किसके, चंद्रसेन के। और ये चंद्रसेन का टॉपिक भी आज का हुआ अपना कंप्लीट। 1-2 राजपूत शासक और हैं, जैसे राय सिंह है, सवाई जय सिंह है, ये 2-1 राजपूत शासक और बचे हैं जिनकी चर्चा करेंगे पर नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।